हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह एकदम बढ़िया। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं AKB13 इंटरव्यू मिसेस अंबर खान, एक्स यूथ अफेयर्स मिनिस्टर। अच्छा, ये हैं सिंध पाकिस्तान से। सो बेसिकली हमने पार्ट 1 ऑलरेडी बना लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। तो अब हम जो रेक कर रहे हैं वो है पार्ट 2। तो पार्ट 2 देख लेते हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो कह रहे थे कि इस पे पार्ट 2 भी आप बनाएं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट देखने की या फिर इसको 2 पार्ट्स में करने की। जाहिर सी बात है, सब लोग बिज़ी होते हैं तो पूरी वीडियो नहीं देख पाते, और इतनी लॉन्ग वीडियो होनी भी नहीं चाहिए वरना मूवी जैसा सीन लगेगा। तो मैं नहीं चाहती कोई मूवी वाला सीन लगे और लोग बोर हों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या आगे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। तो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। सवाल मेरा इंडिया के बारे में है। एक मस्जिद है, 19 बाबरी मस्जिद, जो कि बनाई गई थी एक मंदिर को तोड़ के 500 साल पहले। और वो मंदिर भी कोई आम मंदिर ना था, कि हिंदुस्तान के राजा और भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान है। वहां के मुकद्दस मंदिर को मुसलमान आके तोड़ देते हैं और मस्जिद में कन्वर्ट कर देते हैं। 1992 में हिंदू कहते हैं कि अब वो मस्जिद की जगह वापस हमारे मंदिर को बनाया जाए, और वो मस्जिद तोड़ दी जाती है। लेकिन फिर वो हिंदू उसकी जगह मंदिर नहीं बनाते, बल्कि वेट करते हैं, क्योंकि मामला अदालत में था। और फिर अदालत ने जाहिर सी बात है। आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स और पूरे स्टडी के बाद कोई 92 के बाद से लेके 2019 में फैसला देती है कि वहां पे मंदिर था, तो बेसिकली वहां पे मंदिर ही बनना चाहिए। तो अब श्री नरेंद्र मोदी उसका इफ्तिताह कर रहे हैं 5 अगस्त को। और एक वहां पे अयोध्या में राम मंदिर तामीर किया जाएगा। आप उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सही है या गलत है? क्योंकि हमारी अपनी रिवायत यह है कि तुर्की में एक वो चर्च जो हमारे नबी पाक की पैदाइश से पहले बना था, उसको हम मस्जिद में कन्वर्ट करके फख्र महसूस करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कैसे देखती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में आपने और हम सब ने इसको फॉलो किया है। ये केस एक बहुत रोल मॉडल केस है, एक बड़ा तारीखी केस है राम मंदिर का। इसलिए कि देखिए, हिंदुस्तान में मेजॉरिटी जो हमारे हिंदू कम्युनिटी रहती है, और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से जो छोटे छोटे मुल्क बने हैं बाद में, उनके अलावा वो, क्योंकि मैं उनको भी हिंदुस्तान ही कंसिडर करती हूँ, वो अलग तो हो गए, तो वो हिंदू कम्युनिटी के लिए बहुत निकले तो हिंदुस्तान से। पूरी दुनिया में मुसलमान तो बहुत सारे मुल्कों में रह रहे हैं, बहुत जगहों पे चले जाते हैं, उनके ममालिक हैं। अपनी मेजॉरिटी मुल्क होने के बावजूद वो चाहते तो वो उस इतना अदालती केस ही नहीं करते। वो डायरेक्ट राम मंदिर मेजॉरिटी पावर में हर चीज होने के बाद, ये तो इन सब के लिए, ये पूरी उम्मा के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक रोल मॉडल केस है कि उन्होंने किस तरह से इंसाफ को कई सालों इस केस को किस तरह लिंगर ऑन किया गया, किस तरह खींचा गया। मगर हिंदू कम्युनिटी को मैं इसको सलाम करती हूँ, उनके सब्र को। और यही खूबी है, देखें, हिंदुस्तान की खूबी यही है कि उनकी जो एज अ हिंदू कम्युनिटी है ना, इस हिंदू कम्युनिटी को जब हम बोलते हैं तो हिंदू कम्युनिटी में उस जमीन में बसने वाले तमाम लोग आते हैं। उस जमीन के अंदर ये खूबी है कि साबिर लोगों की कम्युनिटी है, साबिर है, मतलब सब्र करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने सब्र किया और सब्र का नतीजा अदालती फैसला किया। और मैं ये समझती हूँ ये काम बहुत पहले वो कर सकते थे और कर लेना चाहिए था उनको, जिसको उन्होंने इतने दिनों के बाद किया। बल्कि मैं इसमें उनको मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि एज अ मुस्लिम, जितना मैंने मुसलमान मजहब को पढ़ा है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप कब्जे की जगह पर इबादत गाह बनाएं। ये गलत चीज थी। और जिस तरीके से एक तरीक़ेकार रहा है, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान, मेजॉरिटी लोग, जहाँ एक जमाना था सब इसी तरीके से कब्जे करते थे, दूसरी जमीनों में, दूसरे मुल्कों में घुस जाते थे, और अब वो अपनी सही हाथों पे चला गया है। और स्पेशली आप किसी
राम जब हम बिल्कुल। पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो बड़ी डीप डाउन पढ़ते हैं कि वो एज अ मुस्लिम जो कहना चाहिए, तारीख भी मैं पढ़ती हूँ, तो उस हिसाब से भी अगर मैं देखा जाता है तो हो सकता है मेरे नजर के अंदर राम भी हो सकता है हमारे किसी प्रॉफिट में से कोई प्रॉफिट हो, क्योंकि उनका जो मैसेज है, आप मैसेज पढ़ें और उनकी तारीख पढ़ें और उनकी चीजें पढ़ें, वो सारी वो हैं जो एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए की जाती है। तो मैं तो समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा दिन है, और क्योंकि मोदी जी ने तो मेरे ख्याल में अहद किया हुआ है सबको बहुत वापस सही कहते ना सही जगह पे सब चीजों को बैठाने का, तो दुआ करती हूँ मैं अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, और उन्होंने उनके जो ख्वाब हैं, उन्होंने जो अपने मुल्क को मजबूत बनाने की सोचा है, अल्लाह ताला उसमें सब में उनको कामयाबी दे। बहुत अच्छा काम, मैं तो समझती हूँ बहुत अच्छा कदम है, और ये पहले उठा सकते थे मगर उन्होंने बहुत सब्र के साथ बहुत दिनों के बाद ये काम किया है, तो इस पे तो मैं मुबारकबाद देती हूँ। जय श्री राम। अगला सवाल, एक खित्ता है हिंदुस्तान का, एक स्टेट है, एक अब तो यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर। ये हिंदुस्तान के सर का ताज रहा है हमेशा, और ये हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है। लेकिन अब 1947 से एक ऐसी साजिश की गई, मेरी आवाज सही आ रही है ना? बिल्कुल आवाज सही आ रही है आपकी। ऐसी एक साजिश रची गई, इंटरनेशनल डिजाइन्स थी जो पाकिस्तान बनाया था जिस मकसद के लिए, और हिंदुस्तान को ऑक्युपाइड रखने के लिए, तो इश्यूज छोड़ने थे, तो जम्मू एंड कश्मीर का एक इशू छोड़ा गया। और तारीख तो आपको पता ही है कि किस तरह उन्होंने एक्सेशन किया हिंदुस्तान के साथ, लेकिन फिर हमारे कबायलियों ने आके हमला किया और कब्जा किया आधे कश्मीर पे, गिलगित बल्तिस्तान पे, और फिर यूएन आ गई और लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई। जो हिंदुस्तान का कश्मीर था उसमें एक आर्टिकल था, आर्टिकल 370, जो कि रुकावट बना हुआ था कश्मीर की प्रोग्रेस के लिए, कश्मीरियों की प्रॉस्पेरिटी की तरफ इकदाम करने के लिए। उसमें काफी बेसिक रुकावटें थी। तो 72 साल बाद एक बहादुर प्राइम मिनिस्टर ने आके उस रुकावट को खत्म किया और कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को नेशनल मेन स्ट्रीम में लिया। और खास तौर पर लद्दाख को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि उनकी टोटल आइडेंटिटी अलग थी, लैंग्वेज अलग थी, डेमोग्राफी अलग थी, और वहां पे अब जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। आप कैसे देखती हैं जम्मू कश्मीर इशू को, और उसमें पाकिस्तान की बदमाशी की वजह क्या है? देखिए आरिफ भाई, जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान की बदमाशी, तो मुझे ये बात दिल को मुझे इसलिए बुरी लगती है कि एक्चुअली एज अ अवाम, पाकिस्तान की जो अवाम है ना, ये हमारी शायद हम लोग तो खुद इतने दुखी हैं, मतलब हर पाकिस्तानी बलोच रो रहा है, इवन आप यकीन जाने पंजाब भी रो रहा है, सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, माली हालात खराब है, कोई बिजनेसेस नहीं है, नौकरियां नहीं है, सेहत नहीं है, कोई चीज सही नहीं है। तो हम लोग तो जो जख्मी जख्मी चूर चूर हैं, तो कश्मीर मतलब कश्मीर के लिए हम अपने ही घर कहते हैं ना, पहले घर चराग फिर मस्जिद चराग। तो कश्मीर का इशू को तो इंटरलिंक हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, ये हमारा फौज का एक बनाया हुआ नासूर जरूर हो सकता है, मगर पाकिस्तान की अवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो मीडिया पे देखते हैं वो अवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, मीडिया फौज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो जाहिर बात है, मैं तो ये समझती हूँ ये फिर राम मंदिर की तरह ये काम भी भारत को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इसके लिए भी उन्होंने बहुत दिन, बल्कि जब जिसका मुझे बहुत दुख होता है, बल्कि इस पे मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई आपके साथ प्रोग्राम करूं जो कि भारत की तारीख का सबसे बदतरीन जेनोसाइड था, जो वहाँ के कश्मीर के पंडितों के साथ किया गया था, जुल्म किया गया था। एक्चुअली ये तो उस वक्त कर लेना चाहिए था भारत को, उस वक्त। मुझे नहीं समझ में आता इसकी क्या एक्सक्यूजेस है, भारत की गवर्नमेंट ने उनकी मदद क्यों नहीं की। उतने लोग कत्ल कर दिए गए बेदर्दी से, इतनी औरतें रेप कर दी गई, और इतनी बड़ी कम्युनिटी जो कि पंडितों की, वो जमीन, कश्मीरी जमीन बेसिकली पंडितों की जमीन थी, आपने उन्हीं को निकाल दिया वहां से। तो यही काम, ये जो 370 है, ये तो उस वक्त हो जाना चाहिए था, ये तो शुरू में हो जाना चाहिए था। इसको भी लिंगर ऑन करके गलत किया,
और बहुत सही फैसला है, बहुत देर में किया मगर बहुत अच्छा फैसला है, और इंशाल्लाह इसके बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट होगा, बल्कि इसका असर जो कुछ होगा ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम भी देखेंगे ना कि देखें वहाँ क्या क्या अच्छाइयाँ हो रही हैं और हम हम किस कहना चाहिए बुराई की गड्ढे में गिर रहे हैं, और वो वहाँ कहाँ पर पहुंचे हैं। डिफरेंशिएट करने का मौका मिलेगा, बल्कि बहुत अच्छा हो रहा है मैं समझती हूँ इस पूरे खत्ते के लिए। सही। मेरे माँ बाप पैदा हुए थे इंडिया की स्टेट गुजरात के एक इलाके जूनागढ़ में, और मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने जो थोड़ा बचपन अपने माँ बाप के साथ गुजारा, तो उसमें मैंने देखा कि वो अपनी मातर धरती को, अपनी जन्मभूमि को बहुत मिस करते थे। बातों में अम्मी अपने बांटवा शहर जहाँ वो पैदा हुई थी, जहाँ बड़ी हुई थी, वहां का जिक्र करती रहती थी। हमारे लिए एक इसरार की जमीन थी इंडिया। हम सरकारी चूरन जो हिंदू दुश्मनी और इंडिया दुश्मनी का इतना असर नहीं लेते थे। हमारे लिए इंडिया के लिए कभी नफरत मेरे दिल में तो कम से कम पैदा नहीं हुई। आज मैं देखता हूं कि जब मैंने अपना वापसी का सफर शुरू किया है और मैं अपने आप को इंडियन मानता हूं और इंडियन कहलाता हूं, तो मैं बहुत मिस करता हूं कि यार काश हमारे माँ बाप ने हिजरत ना की होती तो हम भी इंडिया में होते और अपनी धरती पर रह रहे होते। आप हिंदुस्तान में अपने पुरखों की जगह को मिस करती हैं, और कभी आप गई हैं वापस अपने उस जमीन को देखने के लिए? मुझे तो बहुत ज्यादा ख्वाहिश है इंडिया जाने की, और इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, इंडिया में जाऊंगी। असल में मुझे एक चीज अभी याद आ गई थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको कश्मीर के हवाले से देखिए, जहाँ कश्मीर के अंदर जहां तक अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे दुरुस्त कर दिएगा, यासीन मलिक वहां के एक दहशतगर्द हैं, जिनकी बीवी, जिनकी शादी पाकिस्तान की फौज ने करवाई है, जिनकी बीवी का ताल्लुक ISI से है। तो आप ये बताइए कि, और वहां पे मैं देखती हूँ कि वो बड़ा फ्रीडम है, वो खातून जो है वो इंतहाई डिजाइनर ग्लासेस, डिजाइनर के कपड़े, डिजाइनर के बैग, डिजाइनर ऊपर से नीचे तक सरापा वो डिजाइनर होती हैं। अक्सर और बेशतर जो जितने भी हमारे सो कॉल्ड वहाँ मुसलमान लीडर्स हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, आप इन सबको मैं क्योंकि वॉच करती हूँ, इनके कपड़े देखती हूँ, इनके मेकअप देखती हूँ, उनके एज अ खातून इनका मतलब आला दर्जे के ये डिजाइनर्स के कपड़े पहनते हैं, मतलब और गुर्बत की बात करते हैं कश्मीरी मुसलमानों की। वहाँ के लोगों के हालात देख लीजिए। तो बिल्कुल मुझे अभी इस पे याद आया कि वहाँ पे तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान से जो कहना चाहिए, जो पाकिस्तान की ISI है वो डिफरेंट अंदाज से वहाँ पहुंचा रही है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि इस पर भी इंडिया की जो अफवाज है या इंडिया की जो हुकूमत है, इसको भी पाकिस्तान की फौज के साथ सीरियस टॉक करना चाहिए कि इससे देखिए कोई फायदा सिर्फ चंद पैसों के लिए देखिए इसे और कोई पाकिस्तान की फौज से या पाकिस्तान ही नहीं समझ रहा है, तो कश्मीर को प्रॉब्लम में रखकर या इंडिया को तकलीफ पहुंचा के उससे आप अगर सिर्फ और सिर्फ अपने बजट में इजाफा करने के लिए ये कर रहे होते हैं ना कि ओ पाकिस्तान खतरे में, पाकिस्तान को किसी से खतरा नहीं है। इस आप यकीन जाने पाकिस्तान से तो सबको खतरा है, मगर पाकिस्तान से आप अगर बॉर्डर भी खोल देंगे ना पाकिस्तान की, तो लोग खुद अपने घरों में गेट लगा लेंगे। अगर हम पूरे बॉर्डर खोल देते हैं ना, कहते हैं भाई आप सब आए, आप यकीन जाने सारे जो हमारे जितने पड़ोसी ममालिक हैं वो खुद ताले लगा लेंगे। उनको हमसे खतरा है, क्योंकि हमने अपने मुल्क में इतने एक्सट्रीमिस्ट लोग पैदा कर दिए हैं, इतने दहशतगर्द, उनके पास इल्म नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, तो वो कहीं पे जाने के लिए भी खतरनाक हो जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाने के लिए खतरनाक हो जाते हैं। तो यही हाल है, यही वजह था कि कश्मीर में जितनी भी प्रॉब्लम पैदा हुई या हो रही है, और अब मेरे ख्याल में 370 के बाद ये ज़हमत है उनको सफाई करनी है ना, इन तमाम जो पिछला गंद है वो साफ करने में टाइम लगेगा, मगर मुझे पता है कि जितना खूबसूरत कश्मीर है, अब मोदी जी जब तक हैं, और उसके बाद भी मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो कि मोदी जी की हुकूमत 4-5 साल के बाद ना हो और उसके बाद फिर वही पुराने सिस्टम में चले जाए। तो ऐसे ही कोई हुकूमत आगे भी भारत में आए तो वो बहुत अच्छा होगा, जो कश्मीर के लिए अच्छा करे। सॉरी, आपका नेक्स्ट सवाल आपने क्या था? इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है,
जी। आपको मिस करती हैं, और आप कभी गई हैं वापस शाहजहांपुर या इलाहाबाद, जो आपका पुरखों का इलाका नहीं, है? मैं नहीं गई, बिल्कुल मैं नहीं इलाहाबाद गई। चिड़ियाघर। नहीं नहीं, मैं गई नहीं हूँ, बल्कि दिल चाहता है कि वहां जरूर जाएं, क्योंकि हमारी तो मिट्टी वहीं की है। तो इंशाल्लाह ताला जरूर जाएंगे मेरा और भी चाहता मिलेंगे, है। बल्कि रिश्तेदारों से बातचीत होती रहती है। ओके। वो लोग सब आप यकीन जानिए, मैं हैरान हम्म। होती हूँ। वहां पे जो लोग हैं वो बिल्कुल पक्के हिंदुस्तानी हैं। वो अपने आप को किसी भी हाल में हमसे लिंक करना कोई प्राउड फील नहीं करते हैं, ना उनको पसंद आता है। वो लोग वो बहुत खुश होते हैं, बल्कि हमारी बातें सुन के वो दुखी होते हैं कि देखो गलत हुआ, पाकिस्तान बनके ना तुम लोगों के लिए अच्छा हुआ, ना हम लोगों के लिए अच्छा हुआ। ये आप बिल्कुल कह रही बिल्कुल, हैं, कोई भी लेकिन खुश वहां नहीं पे इस चीज रहने से तो। वाले कुछ लीडरान जो कम्युनल पॉलिटिक्स बिलीव करते हैं, जैसे अवैसी साहब हैं, वहाँ की कुछ जर्नलिस्ट हैं, राना अयूब वगैरह, वो 24 घंटे एक ही रोना रोती हैं कि यहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। मेरा बड़ा दिल करता है कि इनको पूछूं कि जेनोसाइड की स्पेलिंग भी पता है, इन्होंने कभी जेनोसाइड देखा है? जेनोसाइड तो हमेशा मुसलमान करता आया है, जैसे बंगाल में किया, जैसे बलूचिस्तान में किया, जैसे ये। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि क्या ये अवैसी वगैरह को फॉलो करना मुनासिब है, जो दिन रात उठते बैठते वहां के भगवानों को गलत गलत नामों से पुकारते हैं, हिंदुओं को एक तरह से हकारत से देखते हैं, और वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं? क्या मैसेज है आपका हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए? देखिए, हिंदुस्तान के, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था ना, कि जैसे पाकिस्तान को जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान बुरा कर रहा है, इसी तरीके से ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ओवैसी साहब की भी जो डोरे हैं, आपको पता है कहाँ मिल रही हैं? उनकी डोरे भी कोई हिलाता है तो वो हिलते हैं। ओवैसी साहब कहते हैं ना, जो पैसा देता है उसकी बोलते हैं वो। कुछ लोग हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे बाकी हैं पैसा जो फेंक कि तमाशा दे। हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान गए नहीं, उन्होंने हिजरत नहीं की, मगर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां बैठ के। उन्हीं डोरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन डोरों ने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान को तकसीम किया, ये उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि वहां जो मुसलमान रहते हैं, बल्कि वहां पे जो बाज वैसी साहब के साथ मैंने वैसे बहुत सारे हिंदुओं को देखा है, बहुत सारे क्रिश्चियंस को भी देखा है, जो कि ओवैसी साहब जैसी जबान इस्तेमाल करते हैं, जो दूसरे मजाहिब के सिख हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवैसी साहब ही बोलते हैं क्योंकि वो मुसलमान है। मैंने वहां पे वहां के डिफरेंट मजाहिब को लोगों को देखा है। वो लोग, वो लोगों का भी एक, बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत माइनॉरिटी में वो क्लास है, मगर एक है क्लास जो कि हिंदुस्तान की जड़ों को कमजोर कर रही है। तो मुझे ये यकीन कामिल है कि देखें, जो हिंदुस्तान की मेजॉरिटी मुस्लिम, मेजॉरिटी हिंदू, मेजॉरिटी सिख, जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, उनको ये पता है कि वो जन्नत में, दुनिया की जन्नत में रह रहे हैं, और इस जन्नत को जन्नत बनाना उनके अख्तियार में है। इस जन्नत को उनको, और उनके पास इबरत के लिए पाकिस्तान मौजूद है। वो वहां से बैठ के देख सकते हैं कि दोजख में जाएंगे तो क्या हाल होगा। तो वो, मेरा जहां तक ख्याल है, वो अपनी जन्नत को खराब नहीं करेंगे, चाहे ओवैसी साहब कितनी भी डोरियां हिला लें। और ये, इससे ओवैसी साहब की जितनी गालियां और जितनी बदजबानी में सुनती हूँ, या उनके भाई की, तो उससे एक चीज मुझे मजीद हिंदुस्तान से मोहब्बत होती है कि यहाँ पे तो हम कोई बात, अगर हम पाकिस्तान की, आप क्या पाकिस्तान से क्या नफरत करते? नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकते हम लोग नफरत। हम उस निजाम से नफरत करते हैं, हम जो निजाम बना दिया गया उस निज़ाम से करप्शन करते से हैं। नफरत करते हैं। तो वो, गुड। बहुत अच्छा पॉइंट कोई भी उठाया है इनने। इंसान जो वहां भारत में भी रहता है, वो ये बात सोचे और समझ ले कि अगर उन्होंने भारत के साथ कोई भी चीज, या इस तरह के ओवैसी टाइप जैसे लोगों को, या दूसरे कांग्रेस की, मैं इसलिए वो करती हूँ कि कांग्रेस के जो करता धरता लोग थे, उनकी, मैं, मेरी नजर में, मैं उनकी वजह से भारत तकसीम हुआ है। जो चंद लोग थे जिन्होंने भारत को तकसीम किया था, या बरतानिया के आलाकार बने थे, वो उनका था, उनमें से कुछ लोग कांग्रेस के करता धरता थे। तो मुझे कभी भी इसलिए वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं, या उनकी बातें नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी वजह, वो अगर चाहते तो आज ना पाकिस्तान और इंडिया दो नहीं होते, बल्कि हम एक होते।
जब हमने मिलके हमने आजादी की जंग लड़ी थी सबने मिलके, तो क्या हो गया ऐसी चीज रातों रात? ऐसा कौन सा वाबेला हो गया कि आपने तकसीम की बात को एक्सेप्ट कर लिया? आप उसको रिजेक्ट कर सकते थे, आप इसको मानते नहीं। इस पे थोड़ी सी बात और लिंगर ऑन हो जाती। उनको तो बरतानिया को छोड़ना ही था, हर हाल में छोड़ना था भारत को। तो वो तकसीम का फैसला ही गलत था। तो मैं शायद इसलिए मेरे जहन के अंदर, मेरे बैकग्राउंड में, नफ्सियात में रहता है। तो वो एक चंद टोला है जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाह रहा है, मगर मुझे पता है मेजॉरिटी हिंदुस्तानी कभी भी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। आप अमेरिका में रहती हैं, मैं लंदन में रहता हूँ। यहाँ पे भी काफी मुसलमान हैं अमेरिका में और इंग्लैंड में। अगर हम देखें कि इंग्लैंड में 2 मिलियन मुसलमान रहता है, 1 मिलियन हिंदू रहता है, लेकिन जो जेल की पॉपुलेशन है उसमें हिंदू ना होने के बराबर है, लेकिन मुसलमान अपनी रेशो से बहुत ही ज्यादा जेल की पॉपुलेशन है। तो क्या हम क्रिमिनल हैं? हम मुसलमान क्रिमिनलाइज्ड कौम बन गए हैं? और क्या हमारी तरबियत में कोई मसला है? क्या वजह है कि हम क्राइम की तरफ हैं? हम जिस घुटन के माहौल से भाग कर इधर आते हैं, तो यहाँ पे फिर ये घुटन का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। क्या करना चाहिए हम आपके मेरे जैसे मुसलमानों को कि हमारा इमेज यहाँ पे कुछ बेहतर हो? देखिए, इसके लिए तो मैं यहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों पे जब सेनेटर्स और इन लोगों से मेरी मुलाकात होती है तो मैं ये बात कहती हूँ, बल्कि मैं आपके फोरम से मुझे कहने का मौका मिलेगा। देखिए, पूरी दुनिया में अगर एक चीज सारी दुनिया गवर्नमेंट लेवल पे कर दे कि पढ़ाई का जो सिस्टम है ना, तालीमी सिस्टम से मजहबी तालीम हर जगह से खत्म कर दी जाए। क्योंकि जो छोटे दिमाग बच्चे होते हैं ना, जिनको हम बचपन में, यानी कि आप 5 साल से लेके 15, 16, 17 साल तक के बच्चों को जब हम ब्रेन उनको बना रहे होते हैं, तो हम उनको, हमारा फोकस होना चाहिए कि वो एक अच्छे इंसान बने। ना हमारा फोकस होना चाहिए कि वो एक अच्छा हिंदू बने, ना वो अच्छा मुसलमान बने, ना वो क्रिश्चियन बने, ना वो सिख बने। वो 17 साल की उम्र तक एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बने जो इंसानियत के काम आए। मगर जितनी माजरत के साथ कि जितनी बुराइयों की जड़ें निकल रही हैं वो सब मदरसों से निकल रही हैं। और अफसोस की बात यह कि अमेरिका जैसी जगह में भी मदरसे कायम हैं, यहाँ पे भी मदरसों का जोर है। तो मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट, जबकि मैं एज अमेरिका की एक शहरी होने के नाते मैं ये समझती हूँ कि कुदरत जो है ना, किसी मुल्क को ऐसे लोग बहुत बुराइयां करते हैं, मगर मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने अमेरिका को ऐसे ही सुपर पावर नहीं बना दिया है। इस देखें आप, यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज नजर आती है मुझे बात करने में, वो आपकी सारी छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, मगर ये लोग झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप ये देखें कि यहाँ से इन्होंने प्रेसिडेंट को अपने निकाल दिया था व्हाइट हाउस से, या उसको दोबारा उनके नहीं आने दिया। उसकी वजह ये थी कि उसने झूठ बोला था अवाम से। तो ये लोग भी, अमेरिका खत्ते में बैलेंस रखता है, उसको पता है कि कहाँ ढील लेना है। तो मुझे यही होता है, तो मैंने उनसे कहा भी कि आप यहाँ पे भी पढ़ाई के अंदर ये जो अलग अलग सिस्टम, मुसलमान स्कूल अलग बन गए, इस्लामी स्कूल अलग बन गए, जब भाई अलग ही बनाने तो हम लोग अपने मुल्कों में रहिए, यहाँ पे आके हम दुनिया की तालीम हासिल करें। और मजहब, मैं समझती हूँ हर मजहब का घर होना चाहिए, घर में होता है मजहब। आप घर में जो है मजहब आपका वो है, जब आप बाहर निकले तो आप सिर्फ एक इंसान हो, आप एक बेहतरीन इंसान होना चाहिए। आप, मतलब ये मेरी अपनी जाती सोच है और मैं ये समझती हूँ यही होना भी चाहिए, होना तो चाहिए। यही वजह है जो। अच्छा जी, तो ये वीडियो है जिसमें कह रही हैं कि हमें एक ज़िम्मेदार शहरी होना चाहिए, ज़िम्मेदार हमारी एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहती हैं। अगर हम लोग ज़िम्मेदार शहरी बनते हैं, ज़िम्मेदार इंसान बनते हैं और इंसानियत को बचाते हैं, तो इससे बेहतरीन फिर इंसान कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और झूठ से बचना चाहिए, झूठ बोलने से बेहतर है कि सच बोलें। और अपनी जो न्यू जनरेशन है उसको अच्छी एजुकेशन दें। एजुकेशन पे बात करी थी, तो बिल्कुल सही कह रही हैं कि एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए बच्चों को। जितनी अच्छी एजुकेशन हम देंगे, और ये जहाज जैसी ये सारी चीज़ें हम इसमें से
हटा कर अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जबकि हम लोग अभी भी उस दौर में चल रहे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें जिसमें काफिर मुस्लिम काफिर चल रहा है। और सिर्फ ये होता है ना कि अगर हम ये रिलीजन को फ़र्क डिफरेंस करें तो फिर चलो काफ़ी हद तक समझ भी आता है कि चलो ये बात है। लेकिन हम लोग खुद के ही जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें भी हमने ये काफिर वाला सिनेरियो बना के रख दिया है। तो इससे ये साबित होता है कि हम सब लोग ही बेसिकली हम लोग अपने खुद के भी दुश्मन हैं। देखिए, अब हम लोग सिर्फ उन लोगों से नहीं करते मतलब कि उनको काफ़िर नहीं बोलते जो सिर्फ जो हमारे रिलीजन से अलग हैं, लेकिन उससे भी नफ़रत करते हैं जो हमारे रिलीजन से, उसको भी हम काफिर बोल रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफसोसदा है और ये एजुकेशन में इस पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। अगर आप देखें जो है वो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो लोग कभी भी इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करते। आप सऊदीया को देख लें, भगवत गीता जैसी एजुकेशन है उसको ये लोग जो हैं वो अपनी बुक्स में लेकर आ रहे हैं। वो कंट्री जो कि जहाँ पर जिस कंट्री ने कभी मंदिर बनने नहीं दिया, जिस कंट्री में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं रिगार्डिंग टू अदर रिलीजन, लेकिन आज देखिए वो कंट्री भी आगे निकलने की कोशिश कर रही है। उनको समझ आ गई है कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि उनके पास तो ऑयल वगैरह है नहीं, उनके पास और चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। अब उनको अपना सोर्स ऑफ इनकम कैसे लाना है, अपनी कंट्री को कैसे चलाना है। तो उन लोगों ने दूसरी कंट्रीज़ को देखा जो तरक्की कर रही हैं और वो भी मुसलमान हैं एक्चुअली, समझ तो गए होंगे मैं बात करी हुई है की। तो इसके अलावा अब जो है वो देखें सब कुछ ये सिस्टम कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन को चेंज कर रहे हैं, हर चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनकी जो कंट्री के दूसरी कंट्री से जो लोग हैं वो इनकी कंट्री में आएँ और यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस करें और मतलब टूर के लिए लोग आएँ। तो वो हर चीज़ कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे। सो वी हैव टू चेंज और सिस्टम और जो निज़ाम है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग आगे की बजाय हम रिवर्स होते जाएंगे, जो कि हो रहे हैं एक्चुअली। बाबरी मस्जिद की बात की है इन्होंने, तो उस पर हम बात करते हैं। बाबरी मस्जिद का ये कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक किया है, ऐसा ये होना ही था और इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा कि आप किसी की इबादतगाह को तोड़कर अपनी इबादतगाह बनाएं। तो बिल्कुल मैं इनसे एग्री करती हूँ और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि बाबरी मस्जिद जो है उस अगर वो पहले से बनी हुई होती और फिर मंदिर बनाया जाता तो चलो इस पे क्वेश्चन मार्क उठता था। लेकिन सवाल ये है कि आपको किसने राइट दिया है कि आप किसी की जो इबादत गाह है उसको आप तोड़ें और तोड़ के फिर अपना मस्जिद बनाएं, और फिर अगर कोई उसी को ही तोड़कर फिर आपका मस्जिद की जगह मंदिर बना रहा है तो उसमें आप अपनी जगह को वापस ले रहा है, अपने हक़ को वापस ले रहा है, तो इसमें क्या गलत है। तो अगर और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें गवर्नमेंट को, हमें स्पेशली इंडियन जो सनातन धर्म से लोग हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको हमें सल्यूट करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, इसलिए नहीं कि उन्होंने मस्जिद तोड़ी, इसलिए कि उन लोगों ने सब्र किया, सब्र करके अपना केस कानून में लाए, कानून के हाथ में हर चीज़ दी। वरना वो चाहते तो क्या वो तोड़ नहीं सकते थे? मेजॉरिटी कर सकती है। मेजॉरिटी पाकिस्तान में क्या है, कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि वो मेजॉरिटी हैं, वो माइनॉरिटीज़ के सामने अपने आप को ताकतवर समझते हैं। अर्तुगरुल। और अगर हम बात करते हैं इन लोगों ने जो मंदिर बनाया, मतलब कि अगर कानून के हाथों इतना टाइम सब्र करके इन्होंने कानून के ज़रिए अपनी जगह को, अपने हक़ को हासिल किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, और मुझे खुशी हुई इस चीज़ को सुनकर, शायद काफ़ी मुझे बुरा भी लगता अगर ये मस्जिद का के सुनकर के मस्जिद तोड़ दी, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई कि जितना बुरा लगता उससे ज़्यादा मुझे इस बात पर खुशी हुई है कि यार जो हमारी देखिए, हम लोग कुछ गलत करते हैं ना तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, अगर करते हैं तो बस ठीक है, इतना कि हमारा ईगो भी रहे, बात भी ख़त्म हो जाए। इन लोगों ने जो है वो तोड़ने के बाद साथ साथ इन्होंने मस्जिद की जगह भी दी है कि आप यहाँ पर मस्जिद बनाएं। और इमेजिन यार, मंदिर की जगह से ज़्यादा बड़ी मस्जिद की जगह दी गई है और इतना खूबसूरत तरीन जो है उसका डिज़ाइन बनाया गया है, दिल खुश हो गया। और यकीनन अगर मेरा कभी विज़िट हुआ तो मैं देखना चाहूँगी मस्जिद को। तो खैर ये है कश्मीर की बात। तो कश्मीर पे कहते हैं कि कश्मीर को इन्होंने साथ में लेकर चल रहे हैं।
तो यार कश्मीर का बेसिकली हम लोग उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं जो कि आई डोंट नो कि इन फ्यूचर हमारे हैंड ओवर होना है कि नहीं होना। अब तो यहाँ पर अगर 370 देखें, भारत में जो है वो कश्मीर में हट गया है, वहाँ पर इंटरनेट स्टार्ट हो चुका है जो कि बहुत ही काफ़ी टाइम के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि दे आर हैप्पी एक्चुअली। और हम लोगों को अपनी कंडीशंस को सुधारना चाहिए। जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे हम दूसरी चीज़ों को कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं, कैसे हम उसको कवर कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ एक चीज़ की खातिर हमने अपनी कंट्री की जो कंडीशंस हैं, आज जिस चीज़ से हम सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं, जिन मामलात से, कहीं पर भी आप चले जाएं देख लें वहाँ पर क्या बात होती है, इसी टॉपिक पर होती है कि कश्मीर पे बोलना है। लेकिन हम लोग इस बात पे क्यों नहीं बोलते कि हमें समंदर का पानी खारा जो है वो उसको मीठा कराने के लिए प्लांट लगवा दें। हमारी आवाम जो है कराची की, उसके पास पानी नहीं है, उनको पानी की बहुत शदीद ज़रूरत है और उनको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन क्योंकि हमें इन चीज़ों से लेना देना नहीं है, खारा पानी हो या बीमार हो, गंदा पानी पिए, व्हाटएवर, लेकिन हमें ये चीज़ करनी है। मोदी जी की गवर्नमेंट होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो जो लोग हैं वो, क्योंकि इनका कहना यह है कि मोदी जी जो है उनकी गवर्नमेंट बिल्कुल होनी चाहिए, और जब तक है तब तक सब कुछ ठीक है। और अगर मोदी जी चले भी जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, तो उनकी जगह पर कोई मोदी जी जैसे ही लोग आने चाहिए जो कंट्री को अच्छे से लेकर चलें, अपनी सिस्टम को अच्छे से लेकर चलें, अपनी हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से लेकर चलें। और वरना पहले की तरह कंट्री अपनी आ जाएगी। लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक कहते हैं कि मैं भी इस चीज़ पे एग्री करती हूँ। जब से मोदी जी आए हैं हमने देखा है कि कांग्रेस ने इतना अच्छा काम नहीं किया, कांग्रेस फेल्ड रही है अपनी गवर्नमेंट में। लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट में हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती गई हैं, और काफ़ी चीज़ें जो है अब देखें ना 370 हट गया है, और भी हम रोड्स वगैरह को देख रहे हैं, वो डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती जा रही है। और जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं और काफ़ी कंप्लीट भी हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक हाईवे स्टार्ट हो गया है, मतलब वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा अपकमिंग ईयर्स में। सो ये एक उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी, और मोदी जी को आई थिंक लोग भी बहुत पसंद करते हैं इन इंडिया, क्योंकि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। एंड आई बिलीव कि आने वाले वक्त में जो है वो मोदी जी की गवर्नमेंट रहेगी। अगर नहीं भी रही तो उनकी जगह योगी आदित्यनाथ जी शायद हो सकता है कि वो आ जाएं। तो आई होप कि इस तरह का कुछ हो। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं आदित्यनाथ जी। एंड निज़ाम से नफ़रत, बिल्कुल कहती हैं कि निज़ाम से नफ़रत है नहीं, हमें एक्चुअली निज़ाम से नफ़रत है, मिसेस अंबर खान कहती हैं। तो बिल्कुल निज़ाम, हमें अपने कंट्री से नफ़रत नहीं है, हमें पाकिस्तान से बिल्कुल नफ़रत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है हम वहाँ पर पैदा हुए हैं, जैसे हमारे पुराने दादा जो हैं, परदादा हैं, वो भारत में अगर पैदा हुए थे तो ये तो उनके लिए तो वो ज़मीन बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है। ठीक है, वो वहाँ पर उनका वक्त गुजरा है तो वो आज भी उनको याद करते होंगे। खैर हमारा तो लिंक नहीं था भारत से, क्योंकि हम माइग्रेशन का कोई भी इस तरह का नहीं था हमारी फैमिली का। लेकिन जो लोग माइग्रेट करके आए, तो एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था, उस पर कमेंट बॉक्स में भी किया था यूट्यूब पे कि मैम इसमें जो है वो महाजिर का क्या फ़र्क है, महाजिर वर्ड क्यों बोला जाता है, यहाँ पर क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं कि महाजिर बेसिकली जो लोग भारत से माइग्रेट करके आए हैं उनको महाजिर कहा जाता है। महाजिर मीन्स कि ये लोग अपनी मतलब भारत से अपना सब कुछ छोड़कर माइग्रेट करके आए। तो बेसिकली माइग्रेट को जो है माइग्रेट जो होता है वो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू उर्दू, तो वो महाजिर कहलाता है। ठीक है, और अगर हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइग्रेशन या माइग्रेट और इस तरह से कुछ कहलाया जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो लोग वहाँ पर रहते थे तो वो लोग बेसिकली यही कहलाएंगे कि दे आर मतलब कि नॉर्मली महाजिर नहीं कहलाएंगे, वो लोकल ही कहलाएंगे। लेकिन यह है कि अब तो सभी सेम है, पाकिस्तानी हैं, बट ये फ़र्क आ जाता है। और स्पेशली ये लोग जैसे लखनऊ से आए हैं, इलाहाबाद से आए हैं, और मतलब यहाँ से जो लोग आते हैं इस साइड से, तो ये लोग बेसिकली
गुजरात साइड पे मतलब सिंध से जो लिंक था भारत का, तो वहाँ से जो लोग कन्वर्ट होकर आए थे तो उनको जो है वो महाजिर कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर जो लोग हैं वो भारत से जो है वो सिंध की तरफ जो लोग आए थे वो लोग उर्दू स्पीकिंग ही थे। और आपने देखा होगा कि लखनऊ और इन साइड से बहुत ज़्यादा लोग आए थे पाकिस्तान, सिंध में आए थे, स्पेशली सिंध में कराची में आए थे, तो उनको हम महाजिर कहते हैं। तो ये सारा रीज़न है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी मेरे क्वेश्चन की। तो देखिए मैं आपको कमेंट रीड करती हूँ, आप लोग ये मत समझा करें कि मैं आप लोगों के कमेंट रीड नहीं करती। एनीवेज़ एजुकेशन की बात करते हैं। तो खैर निज़ाम नफ़रत के पर हम पहले क्लोज़ कर लेते हैं। तो निज़ाम नफ़रत बेसिकली कह रही है कि नफ़रत हमें कंट्री से नहीं है। जी बिल्कुल, हमें नफ़रत अपनी कंट्री से नहीं है। पाकिस्तान में हम पैदा हुए हैं, हमें मोहब्बत है और रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम भी चाहते हैं कि सिस्टम अच्छा हो, हम कहीं जाए, हमारी रिस्पेक्ट हो। लेकिन अगर जैसे कि निज़ाम सेट नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और निज़ाम को सेट होने की बहुत ज़रूरत है। इस पे पब्लिक को अब उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। हमारी पब्लिक सोई हुई है, उनको बस रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए एंड दैट्स इट। उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए, बाकी जो भी होता है होता रहे। तो ये निज़ाम सेट होना बहुत ज़रूरी है। इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, बजाय इसके कि ये जो अभी ये जो तहरीक लब्बैक जो है वो रोडों पर निकल कर आ गई थी, इस तरह के रीज़न्स पे नहीं उठानी चाहिए आवाज़। इस तरह के रीज़न्स पे उठानी चाहिए कि कंट्री में ये सब प्रोवाइड किया जाए, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को ही आप मतलब सब चीज़ों को नोट करो, उस पर उठो, आवाज़ उठाओ। अगर आप एक चीज़ के लिए उठ सकते हो ना, तो हर चीज़ के लिए उठो, अपने राइट पे उठना चाहिए। लास्ट में एजुकेशन की बात है, तो बिल्कुल एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। और जो लोग फोकस करते हैं वो आगे जाते हैं। और हमें भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट मतलब उसमें अब इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। अदर रिलीजन्स के बारे में भी बताना चाहिए, लेकिन पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, बजाय इसके कि हम नेगेटिविटी बता के उनको हम माइंड को कंजर्वेटिव बना दें या फिर गंदा वो करके ना कचरा भर दें, तो जिससे एक दूसरे में हेट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए।